सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। हिंदुस्तान के अंदर आज यके बाद दीगरे 5 धमाके हुए हैं। 71वां यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर और 5 धमाके हुए हैं। 15 मिनट के वक्फे के अंदर ये 5 धमाके हुए हैं। दुनिया भर में जहां पर भी इंडियन काउंसलेट्स हैं, हाई कमीशन हैं, वहां बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं, मोदी के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं। और ये तारीख का एक बदतरीन दिन है हिंदुस्तान के लिए कि जहां हिंदुस्तान के अंदर धमाके हो रहे हैं, वहां सारी दुनिया के अंदर जहां उनके हाई कमीशंस हैं, जहां जहां डिप्लोमेट्स हैं, वहां बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए जा रहे हैं। और ये मुजाहरे इस बात पर हो रहे हैं कि आज का दिन है, 175 दिन गुजर चुके हैं। कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। तकरीबन कोई 40 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है कि एहतजाज का सिलसिला जारी है हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मकामात के अंदर। मोदी ने जो कानून साजी की हिंदुस्तान के अंदर, जो उन्होंने जुल्म ढाया है, उसको आज वो भुगत रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया मोदी के खिलाफ बात कर रहा है। इवन ये कि लंदन के अंदर जब इंडियन हाई कमीशन ने यह दरख्वास्त की कि इंडियन हाई कमीशन के बाहर कश्मीरी और सिख मुजाहरा करना चाहते हैं और उनको पाबंद किया जाए, उनको इजाज़त न दी जाए, तो लंदन के मेयर सादिक खान ने इजाज़त दी। ना सिर्फ इजाज़त दी बल्कि पुलिस की सिक्योरिटी में एहतजाज करने के लिए कहा। ये सारी सूरत हाल जो हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, जो इस नहज पर हिंदुस्तान आ गया है कि जहाँ यौम जमहूरिया, 71वां यौम जमहूरिया, एक ऐसे इन्वायरमेंट मनाया जा रहा है कि सिर्फ 15 मिनट के वक्फे के अंदर 5 धमाके आसाम के अंदर हुए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर गजनफर इन पर लाहौर से मौजूद हैं, साबिक सफारतकार जमील अहमद खान मेरे साथ कराची से मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खेल दास कोहिस्तानी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे बात शुरू करूँ। ये आज यौम जमहूरिया, हिंदुस्तान का 71वां यौम जमहूरिया, सारी दुनिया के अंदर, इवन ये कि बांग्लादेश के अंदर भी मुजाहरे हो रहे हैं और ऐसे मुजाहरे हो रहे हैं जो बांग्लादेश की तारीख में पहले नहीं देखे गए। हिंदुस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, लंदन के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, इवन ये कि अरब रियासतों के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। और जाहिर है जिस तरह का इन्वायरमेंट कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं, जिस तरह का इन्वायरमेंट हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, सिखों के खिलाफ किया जा रहा है, इस सारे सिनेरियो के अंदर हिंदुस्तान को मोदी किस जगह पर लाके खड़ा कर चुके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। वैसे तो अगर अब थोड़ी सी तारीख को 3, 4, 5, 6 साल की गालिबन उठा के देखें और इंडिया के यौम जमहूरिया को कंपेयर करें उसकी सेलिब्रेशन के हिसाब से, तो आपको ये नज़र आएगा कि एक जो वो इलाके जिनको इंडिया ने रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें 70 के करीब उनकी स्टेट्स हैं, उसके अलावा आसाम और नागापुर और मिज़ोलैंड और उसके अलावा कश्मीर में हमेशा यौम जमहूरिया को यौम फतूर के तौर पे, यौम अज़ाब के तौर पे मनाया गया। और ये अरसे से इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जो इंडिया के बहुत सारे तारीख दानों ने ये कहा था कि इंडिया के अंदर बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं और उसमें सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन जो है वो हिंदुत्व का प्रचार और सेफ्रॉन टेररिज्म का प्रचार है। और अगर इंडिया के अंदर RSS, जिसको सिर्फ 1947 से पहले ही नहीं बल्कि उसके बाद भी इंडिया की हुकूमतों ने डिसबैन किया, तो उसके बारे में ये कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि जी ये यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर कोई किसी टाइम पे डिवीज़न आई, कोई नफ़रत आई, कोई हेट्रेड आई और किसी तरह सोसाइटी की पोलाइटी को अपना ख़राब किया गया, तो वो हिंदुत्व और सेफ्रॉन टेररिज्म और ये RSS के जो अपना घमाश्ते हैं, इनका प्रचार होगा। अभी आप देख लीजिए वो चीज़ें रिफ्लेक्शन है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा सही फरमाया था। उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान इंडिया में रह गए हैं उनको एक दिन इंडिया को ये साबित करना पड़ेगा, कि ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जी वो मुसलमान है। और आज आप नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट देखते हैं और उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट देखें, उसमें ये कहा जा रहा है मुसलमानों को कि जी आप ये प्रूफ करें कि आप मुसलमान हैं। अब इसके अंदर इंडिया की जो सोसाइटी है
वो भी इसलिए शामिल हुई है कि वहाँ पे आसाम में हिंदू जो है, जो मेजॉरिटी में है, पहले ही मेजॉरिटी में है, वो इस बात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि जो आपने ये बिल जो लेके आए हैं, ये नफरतें फैलाएगा, ये डिवीजन फैलाएगा, ये लोगों को तोड़ेगा, ये लोगों के ख़ानदानों को जोड़ेगा नहीं, बल्कि इसके अंदर एक मज़हब की बेसिस पे एक बहुत बड़ी हेट्रेड का, बहुत बड़ी नफरत का बाइस बनेगा। और उसके अंदर जो सिविल सोसाइटी शामिल हुई है, जो साफ जाहिर है, जब आपने सिविल सोसाइटी शामिल हो गई, अब तो जर्नलिस्ट भी निकल आए हैं, ब्रिगेडियर साहब, अब तो फनकार भी निकल आए हैं, और सब के सब जो है वो मोदी सरकार के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। जमील अहमद खान साहब, ये जो सिनेरियो है यौम जमहूरिया जिस तरह से नोटिस किया जा रहा है, जिस तरह से हो रहा है, धमाके होना, एहतजाज होना, लोगों का वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी करना, पुतले जलाना, लंदन के अंदर मुजाहरे होना, बांग्लादेश में मुजाहरे होना, ये क्या देख रहे हैं? हिंदुस्तान किस सिम जा रहा है जमील अहमद खान साहब? जी, वो तो एक ज़ाहिर है जो जिस किस्म की अफरा तफरी फैलती हुई नज़र आ रही है हिंदुस्तान में, और वो तो बिल्कुल एक पत्थर पे लकीर की तरह है। लेकिन हमने देखना ये है कि ये सारी की सारी जो पब्लिक डोमेन में मुजाहरे हो रहे हैं मुख्तलिफ बड़े शहरों में दुनिया के, उसकी इंटेंसिटी को देखना है और उसके इम्पेक्ट को देखना है सफारती लिहाज से कि दुनिया अक़वाम, उनकी हुकूमतें ख़ास तौर पर, उससे वो क्या इम्पेक्ट लेती हैं, और उस सिलसिले में क्या अक़वाम मुत्तहिदा में हमें इस लिहाज से कोई सपोर्ट मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी। पॉइंट है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले भी जितनी भी हमारी एफ़र्ट्स कश्मीर के हवाले से भी हो रही है या सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से हो रही है, उसमें हमने देखा ये है कि दुनिया की मीडिया तो साथ दे रही है, दुनिया के ये ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन साथ दे रही हैं, लेकिन उन अक़वाम की या उन ममालिक की वहाँ की हुकूमतें अभी साथ नहीं दे रही हैं। और उसकी वजह भी बड़ी साफ ज़ाहिर है कि इंडिया के साथ जो ब्लॉक है, या ख़ास तौर पर इंडिया के साथ जो तिजारती इंटरेस्ट हैं बहुत सारे ममालिक के, उसकी वजह से वो हिचकिचाहट का शिकार है। लेकिन अब होने ये वाला है, जो आगे फ्यूचर नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे ये मुजाहरे बढ़ेंगे, वैसे वैसे उन मुताल्लिका ममालिक, जैसे यूके की आप बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में, तो वहाँ पब्लिक का एक बॉटम अप प्रेशर डेवलप होगा उन हुकूमतों के ख़िलाफ़, चाहे उसमें अमेरिका के एलाइज हों या उससे हटकर हों, क्योंकि तमाम की तमाम दुनिया ह्यूमन राइट के लिहाज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे जैसे मुजाहरे बढ़ेंगे वैसे वैसे अहमद खान साहब, आपके वापस भी आता हूँ। मेरे साथ बहुत सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के बैठे हैं और बहुत भागदौड़ करते हैं, मियाँ साहब के साथ भी और सारे सिनेरियो में उस वक्त भी, और पाकिस्तान में एक ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं वैसे नहीं मानता इस सारी चीज़ों को, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, कोहिस्तानी साहब हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इनको आज मैंने प्रोग्राम में बुलाने का बुनियादी मकसद ये था कि हिंदुस्तान के अंदर जो सिनेरियो है वो, और पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं, हम उसके बिलीवर नहीं हैं, लेकिन बहरहाल लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ ज़्यादती है, जुल्म है, वो बराबरी का मामला नहीं है। कोहिस्तानी साहब, ये जो सिनेरियो आप हिंदुस्तान के अंदर आज पिक्चर देख रहे हैं यौम जमहूरिया की, पाकिस्तान के अंदर आपको कहीं पर ऐसा नज़र आता है कि हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ और जो अक़लियती हैं उनके साथ हुकूमती सतह के ऊपर या सिविल सोसाइटी की जानिब से कोई बराबरी का सवाल उठता हो, कोई ज़्यादती का सवाल उठता हो, कोई नाइंसाफ़ी का सवाल उठता हो? देखें, पहली बात तो मैं जमील साहब ने जो बातें की बिल्कुल ठीक है, मैं उनको आगे थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। जिस तरह हमें जो फाशिस्ट हुकूमत है इंडिया की, RSS का जो बैठे हुए मोदी, नहीं, मैं उसको छोड़े, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान का पॉइंट आना जरूरी है, पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में दुनिया को मालूम होना जरूरी है। जमील अहमद खान साहब तो बहुत सीनियर सफारतकार हैं, आपके हवाले से पार्लियामेंटेरियन हैं आप, तो ये जो पाकिस्तान के अंदर है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, आज इमरान खान की हुकूमत में, अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या इंसाफ है? मैं जो लास्ट सेशन हमारा गुजरा है, मेरी स्पीच पढ़ी हुई है, उसमें जो नानकाना साहब में अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ था अफसोसनाक, जो बाबा गुरु नानक गुरुद्वारे के बाहर एक वाक़या हुआ था, जिसको इंडिया में जो उनकी नामनियाद मीडिया है उसने बड़ा वो किया था। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो आप वहाँ पे अक़लियतों के साथ कर रहे हैं, वहाँ के हमारे मुसलमान भाई हैं या सिख हैं या मसीह हैं, जो भी अक़लियतें हैं इंडिया की,
वो माजी का इंडिया देखें और आज मोदी का इंडिया देखें। तो जो उन्होंने तफरीक, जो उन्होंने जैसे जमील साहब ने जो सिटीज़न एक्ट में खुसूसन उस पर भी मैंने बात की। देखें हमारे मसाइल हैं, हमारे मसाइल ये नहीं है कि अगर आपके घर में लोड शेडिंग है, बिजली नहीं आ रही है, मेरे घर पे बिजली आ रही है, मतलब या मुझे नहीं मिल रही है, या पानी आपको साफ़ मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई तफरीक नहीं है। कानून में थोड़े मामलात हैं, वो हम उसको बेहतर करने, जैसे जबरी मज़हब तब्दील का, अभी हमने रिसेंटली एक जॉइंट पार्लियामानी कमेटी बनी है, वो हम इश्यूज रेस कर रहे हैं। वैसे ये इश्यूज हैं, मगर मजहब की बुनियाद पे हमसे तकरीर नहीं है इस मुल्क में। मेरे साथ बड़े अहम आदमी इस वक्त, मैं समझता हूँ कि जो इंडिया का नैरेटिव है वो गलत है, हमारा नैरेटिव सही है। हमने प्रूव किया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो 11 अगस्त की स्पीच हो, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म हो, आज का हुक्मरान हो, वो किसी भी अक़लियतों के साथ, मतलब पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ किसी हुकूमत ने कभी कोई तफरीक जो है वो नहीं की। और बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। रंजीत सिंह साहब जो कि खालिस्तान तहरीक के बहुत अहम रहनुमा है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है लंदन से। रंजीत सिंह साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइए कि आज 71वां यौम जमहूरिया हिंदुस्तान का मनाया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं सारी दुनिया के अंदर, धमाके हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, मजम्मत की जा रही है मोदी की इक़दामात के ऊपर। आप खालिस्तान तहरीक को आगे लेकर बढ़े, 2020 आ गया है, आपने रेफरेंडम करवाना है, उस पर बताएं रेफरेंडम कब करवा रहे हैं। और आज यौम जमहूरिया के ऊपर जो इक़दामात हो रहे हैं, जो मुजाहरे हो रहे हैं, आप क्या देखते हैं? मोदी सरकार के पैर कब कपा रहे हैं इस सारी सूरत हाल में? सबसे पहले भाई साहब धन्यवाद तुहाडा, तुसीं सानूं मौका दे रहे हो। अज का जो दिन है, जो इंडिया रिपब्लिक डे मना रहा है, ये जरूरी है कि सारी दुनिया भर में जिथे भी सिख बैठे हैं, जिथे भी मुसलमान बैठे हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लेना चाहिए कि ये जो संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे इन्हों का, ये कॉन्स्टिट्यूशन साडा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं गा। जो 1950 में इस कॉन्स्टिट्यूशन नू अडॉप्ट किया गया इंडिया वालों, सिखा ने इस नू रिजेक्ट किया, ऑफिशियली रिजेक्ट किया। तो साडे वास्ते ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं गा। कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन साडे बुनियादी हक जो मनुखी अधिकार है, जिहदे विच सब तो पहला हुंदा है राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन, खुद मुख्तियारी का सवे निर्णय का हक, इस नूं खोया गया ऑफिशियली। दूजी गल ये है कि इस संविधान के अधीन सिखां ते जेनोसाइड किया गया। इस संविधान के अधीन कश्मीरियां नूं अपना जिहड़ा आज़ादी का हक है उस उन्हां नूं खोया गया उन्हां तों। कश्मीरियां ते भी ये जेनोसाइड कर रहे हैं। सो ये साडे वास्ते ये कोई रिपब्लिक डे नहींगा, ये कोई मनाउण वाला नहींगा, खुशी का दिन नहींगा, ये ब्लैक डे है। ब्लैक डे वजों असीं मना रहे हैं। इत्थे अज लंडन मुजाहरा हो रहा है जॉइंटली सिखां दा ते कश्मीरियां। अच्छा, यौम सियाह मना रहे हैं। अब अगली मेरा जो सवाल का दूसरा हिस्सा था वो ये था कि रेफरेंडम करवाना है खालिस्तान बनाने के हवाले से। आपने कहा था 2020 में, जब मेरी आपकी लंदन में मुलाकात हुई थी, आपने कहा था कि हम 2020 में बनाएंगे। 15 अगस्त 2019 की बात है जब आपने ये बात कही थी। अब रेफरेंडम के हवाले से क्या तैयारियां हैं आपकी? देखो जी, रेफरेंडम आप कर रहे हैं एज ए डायस्पोरा कम्यूनिटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया विच ये डेमोक्रेटिक जिहड़ा प्रोसैस है ये साडे लई ये बंद है, ये अलाउ नहीं कर रहे, किसी नूं भी ऐसी गल करन नहीं देंदे। ठीक है, उत्थे साडे पोलिटिकल प्रिजनर्स जेल विच बैठे हैं, साडे लीडरशिप जेल विच बैठी है। सो ये डायस्पोरा कम्यूनिटी वालों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नवंबर के महीने विच ये कराया जाना। नवंबर में करवाएंगे, ऑनलाइन करवाएंगे आप ये? हाँ जी, ते इंडियन सरकार ने तुहानूं पता ही है, ईवन जिहड़े रेफरेंडम दे जिहड़े वैबसाइट्स आ उन्हां नूं बैन कर रही है। रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करने वाली जथेबंदी सिक्स फॉर जस्टिस उन्हां नूं भी बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत सिंह साहब। हिंदुस्तान के अंदर इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन खालिस्तान तहरीक के जो रूहे रवा हैं वो रेफरेंडम करवाएंगे, ऑनलाइन रेफरेंडम होगा हिंदुस्तान से अलहदगी के लिए, खालिस्तान के हक में रेफरेंडम नवंबर को होगा। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में एक ऐसा सिनेरियो है कि दुनिया पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिवली देख रही है। जो पाकिस्तान से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरीज थी 9/11 के बाद शुरू हुई थी, वो ख़त्म हो रही हैं। यूके कहता है यूके के सारे शहरी जो है पाकिस्तान में सेहत के हवाले से जा सकते हैं। जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारे ममालिक इस तरह की ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। सिनेरियो मुश्किल भी है लेकिन बहुत हमवार हो रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग
शुरू हुई थी, जो नेशनल एक्शन प्लान मियाँ साहब की गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, उसके समारात पीटीआई के गवर्नमेंट के अंदर मिल रहे हैं। मैं एक छोटा सा पैकेज आपको दिखाना चाहता हूं कि हुआ क्या है पाकिस्तान में इस एनवायरनमेंट के हवाले से। फिर कोहिस्तानी साहब से ही बात करेंगे, जमील अहमद खान साहब से ही बात करेंगे और ब्रिगेडियर गजनफर से भी। लेकिन आप ये पैकेज देखिए। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक हो गई है, दुनिया सराह रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो आलमी जंग थी उसमें पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, इसमें सारी सियासी जमातों का बड़ा अहम रोल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत रोल प्ले किया, मुस्लिम लीग नून ने बहुत रोल प्ले किया, पीटीआई को कंक्लूजन के तौर पर जो सिनेरियो मिला उसने बहुत अच्छी डायरेक्शन। तो अगर ये वाला एंगल देखें, इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। आप क्या देख रहे हैं, आइंदा फोरकास्ट क्या कर रहे हैं? 1-2 साल के अंदर दुनिया पाकिस्तान को किस एंगल से देखेगी? फैसल, असल में ये रियासत है जिसने इस चैलेंज के, अफरियत का, वो अफरियत जो हमारी अपनी नहीं बल्कि हमारे ऊपर इम्पोज की हुई अफरियत थी, जिसमें अगर आप पाकिस्तान के अंदर दहशत ग्रुप जितने काम कर रहे थे उनकी कोई तारीख निकाल के पढ़ें तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें एलिमेंट आएंगी जिसमें पाकिस्तान के बाहर, बॉर्डर के बाहर से उन ऑर्गेनाइजेशंस को तरतीब दे के, तश्कील दे के, फ़ंड करके पाकिस्तान के अंदर इसलिए भेजा गया था या इसलिए लड़ाया गया था कि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए डिस्टेबलाइज, इस चीज़ की वजह से डिस्टेबलाइज है। और उसमें आपको पता है उन हुकूमतों का आज शामिल था, और ख़ास तौर पर इंडिया देखें जो खुद अब उस गड्ढे में गिर गया है, जो गड्ढा उसने दूसरों के लिए खोदने की कोशिश की। अब इस सिनेरियो में जिसमें अगर कल जॉर्ज सोरोस डिवोर्स में बैठ के ये कहते हैं कि इंडिया की जमहूरियत के अंदर नरेंद्र मोदी जो है उसको वो एक फैशिज़म और एक दहशतगर्दी की फ़िज़ा में लेके जा रहा है, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान ने उसी दहशतगर्दी को, उसी फ़िज़ा को ख़त्म किया। और आपकी फ़ौज ने और आपकी रियासत के बाकी अदारों ने, जिसमें हमारे सिविलियंस की 74,000 की कैजुअल्टीज़ शामिल हैं, उन्होंने उसका न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उसको उठा के अपने बॉर्डर से बाहर फेंक दिया, बार बार उसको हमारे अंदर इम्पोज करने की कोशिश की। अब यहाँ से वो जो आप कहते हैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, यहाँ पाकिस्तान के पास इस एडवाइजरीज़ के बाद एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहाँ आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है अपने मुल्क के अंदर टूरिज़म के लिए या अपनी टूरिज़म के ज़रिए अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, बल्कि ग्रो करने के लिए और फ्लॉरिश करने के लिए। उसके अंदर जितना काम है आने वाले दिनों में वो हुकूमत वक्त को करना पड़ेगा। आज जब आप ये देखते हैं कि अगर ब्रिटिश हाई कमिश्नर ये कहते हैं कि जी आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं, तो आप यहाँ ये बैठ के सोचें कि क्या नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने के लिए पिंडी से आगे और मानसेरा से आगे अब जब KKH पे चढ़ते हैं और कागान नारायण से गुजर के ऊपर पहुँचते हैं तो क्या इस तमाम स्ट्रेच में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो सहूलियात अवेलेबल हैं जो इंटरनेशनल टूरिज़म को अट्रैक्ट करेंगी और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगी? उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब के इस एम्फेसिस के बावजूद कि हम टूरिज़म के ज़रिए इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, वहाँ पे KPK की गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट वो कंसंट्रेशन नहीं कर सकी है। और वो बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आज आपने छेड़, पाकिस्तान में इंटरनेशनल सियाहत का तो मामला है कि वो आए, लेकिन आकर खूबसूरत जगहें तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन सहूलियात कौन मुहैया करेगा? वो होटल्स कहाँ से आएंगे, वो रेस्टोरेंट्स कहाँ से आएंगे, वो टॉयलेट्स वगैरह की सहूलत कैसे मिलेगी, उसके ऊपर कौन काम करेगा? इमरान खान साहब कब काम शुरू करेंगे? मैं न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ, न्यूज़ ब्रेक के बाद हम 2 और मौज़ूआत पे भी बात करेंगे। कब्ज़े हो रहे हैं सिंध में बड़े पैमाने पर, कब्ज़े कौन करवा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जमील अहमद खान साहब से मैं वापस आने के बाद यही पूछूंगा कि पाकिस्तान को सियाहत के मामलात में, जो पाकिस्तान के लिए एक ओपनिंग इन्वायरमेंट है, उसमें कहाँ से शुरू करना है? न्यूज़ ब्रेक के बाद। नाइन 11 के बाद जो पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद हुए थे और एक बाहर की गैर मुल्की जंग पाकिस्तान में आ गई और पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की इकॉनमी को 70,000 से ज़्यादा मासूम पाकिस्तानियों की जानें गई इस सारी जंग के अंदर। फ़ौज ने बहुत मुकाबला किया, जवानों की जानें गईं, लेकिन बहरहाल एक दौर वापस आ गया है। वो दौर वापस आ गया जब दुनिया पाकिस्तान की कुर्बानियों को कबूल रही है, मान रही है, एहतराम कर रही है, इज़्ज़त दे रही है, और एक बार फिर पाकिस्तान के बारे में दुनिया की राय तब्दील हो रही है। और न सिर्फ दुनिया के अहम ममालिक पाकिस्तान से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरीज चेंज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ रहे हैं। ये सारी कुर्बानी जो पाक फ़ौज ने दी, पाकिस्तानी कौम ने दी और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी दी,
आज हम उसके समरात ले रहे हैं। जमील अहमद खान साहब, जहां हम पहुंचे हैं, यहां से आगे के सफर में अगर स्टेप्स काउंट किए जाएं तो कौन से एक साल के अंदर स्टेप्स लेने की जरूरत है पीटीआई की गवर्नमेंट को? मैं आपको इन्यूमरेट कर देता हूं वन बाय वन। चंद स्टेप्स अगर लिए जाएं तो हमारे पास यकीनन इस साल से ही हम अपना दुगना क्या चौगनी हम अपनी आमदन कर सकते हैं टूरिज़्म से, और न सिर्फ आमदन बल्कि हम अपना इमेज दुनिया में थ्रू टूरिज़्म, सॉफ्ट इमेज जिसको कहते हैं, बहुत बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ 1 मिनट के लिए मुझे इजाज़त दें तो सरदार साहब जो रूह रवां है तहरीक खालिस्तान के, उनके हवाले से बस 3 जुमले कहना चाहूँगा कि जो वहाँ हो रहा है, सिख बरादरी कर रही है और उसके साथ मसीह बरादरी को भी मिलाया जा सकता है, और कुछ हैं भी वो। लेकिन असल बात यह है कि ह्यूमन राइट के हवाले से कश्मीरियों को इनके साथ मिलना चाहिए और उसमें हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर ह्यूमन राइट के मसले को सर फहरिस्त रख के फिर रेफरेंडम की बात की जाए तो दुनिया इस पर ज़्यादा सुनेगी, और पाकिस्तान को भी अपने सफारतखानों के ज़रिए इस पर एफर्ट करने। मैं आ जाता हूँ अभी कि टूरिज़म पे क्या करना चाहिए। जी जी, टूरिज़म दुनिया में जहाँ जहाँ जब भी हुआ उसमें मलेशिया तकरीबन 15 से 20 बिलियन तक पहुंच गया टूरिज़्म में। छोटा सा मुल्क है हमारे मुकाबले में, तो उसी लिहाज से हम क्या कर सकते हैं। अभी बात हो रही थी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बात दुरुस्त है, जिस तरह बहुत सारे मामलात में इमरान खान का विजन तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग टूल्स जो हैं और इम्प्लीमेंटिंग फ्रेमवर्क जो है और इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी जो है वो तकरीबन नापैद नज़र आती है। उसकी वजूहात हैं कि जो इस वक्त मशीनरी अवेलेबल है मुल्क में मुख्तलिफ शोबाजात में, टूरिज़्म की इस वक्त बात हो रही है तो इसकी हम कर लेते हैं, उस मशीनरी को ट्यून अप उस लिहाज से नहीं किया गया है जिस लिहाज से पाकिस्तान में टूरिज़्म का पोटेंशियल है। अच्छा, अब उसको क्या किया जा सकता है? देखिए, एक दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता, हम जानते हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसको ऑप्टिमाइज 1 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में किया जा सकता है। और वो है क्या? आप करीम पर सफ़र करते हैं, जब करीम नहीं थी या ऊबर नहीं थी तो उस वक्त लोगों को तकालीफ थी, सॉफ्टवेयर बनाया गया, वो हो गया। इस वक्त दुनिया में एयरबीएनबी और कुछ और ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान में भी लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग कराई हुई है अपने अपने घरों की, अपनी अपनी फैसिलिटीज़ की। आपकी आधी से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी रहाइश की। उससे अगली बात यह है, उस दिन मैं एयरपोर्ट पे गया हुआ था, एयरपोर्ट पर 10 पॉइंट मैंने नोट किए। उन 10 पॉइंट में टूरिस्ट को दुश्वारियां हर पॉइंट पर हैं। जब तक इमिग्रेशन से लेके आपके पास जो स्पेस है लाइन लगाने की, टूरिस्ट आता है वो क्रैम्प होके लाइन लगाने की उसको जगह नहीं मिलती है क्योंकि उस पर स्पेस ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन सिविल एविएशन का और FIA का उसमें फुकदान है और बाकी एजेंसीज का। तो छोटी छोटे स्टेप्स लेके, जिसमें किसी खर्चे की बात नहीं है, गवर्नेंस मैनेजमेंट ठीक करने की बात है। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि गवर्नेंस मैनेजमेंट ठीक करें, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, तो पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त बात की है जमील अहमद खान साहब ने। मैं थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करता हूँ। एक इन्वायरमेंट ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान साहब जब इंटरनेशनली खेलते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर किसी और फोरम पर जाते हैं, तो क्या खूब गुफ्तगू करते हैं, सारे पाकिस्तानियों के दिल जीत लेते हैं, इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन ले लेते हैं, इंटरनेशनल जो लीडरशिप है उसके अंदर सबसे आगे नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनकी बातचीत फतुहात ही फतुहात होती है इंटरनेशनली। लेकिन जैसे वो पाकिस्तान में अंदर आते हैं तो मसाइल एक के अंबार उन्होंने खुद पैदा किए हुए हैं। उनकी हुकूमत KP की नहीं चल रही है, उनकी हुकूमत पंजाब की नहीं चल रही है, उनकी वफाक की हुकूमत नहीं चल रही है, करप्शन मल्टीप्लाई हो गई है, महंगाई मल्टीप्लाई हो गई है, मुसीबतें, आफतें, वो वादे, वो कस्में, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब जीरो नजर आता है। बाहर कामयाबियां और मुल्क के अंदर नाकामियां। वो लाहौर में है, लाहौर के अंदर जो उन्होंने वजीर आला बनाए हैं, जो ट्रेनिंग पर हैं, हर आदमी कह रहा है नहीं चला पा रहे हैं। अब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और IG को मैंडेट दे दिया है, पावर दे दिया कि आप सूबे को चलाएं। बहुत सारे लोग नाराज हैं, मुसलसल नाराजगियां चल रही है। आज वो वहां नाराजगी खत्म करेंगे, कल आ जाएंगे वो कराची या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नाराजगियां खत्म करेंगे, फिर पीर साहब पगारा से कंगेरे हाउस में मिलेंगे, उनकी नाराजगियां खत्म करेंगे, फिर अपने लोगों से आज मुजाहरा चल रहा है इंसाफ हाउस के बाद, PTI के लोग खुद अपने MNAs MPs के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे, फिर बैठेंगे IG के मसले के ऊपर, वजीर आला के साथ नाराजगी है, IG कौन होगा, सूरत हाल है क्या, कल क्या करेंगे इमरान खान साहब। मैं आपको एक रिपोर्ट में दिखाता हूँ। इमरान खान साहब के लिए इंटरनेशनली चैलेंजेस हैं बहुत सारे। वो चाहते हैं कि ईरान का
ताल्लुकात बेहतर कर दें सऊदी अरब के साथ, और वो चाहते हैं ईरान की दोस्ती करा दें अमेरिका के साथ। ये इंटरनेशनली उनका विजन है माशाल्लाह। पाकिस्तान में उनका विजन क्या है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ नाराज़गी है, काफ लीग के साथ नाराज़गी है, जनाब अली GDA के साथ नाराज़गी है, इत्तेहादियों के साथ नाराज़गी है। आज 3 वज़ीर फारिग हो गए हैं KP के अंदर, वहाँ से इस्लामाबाद से बैठ के हुकूमत चला रहे हैं। वहाँ महमूद खान को जो है पावर्स नहीं है, उस्मान बोजदार साहब के पास पावर नहीं, इस्लामाबाद से मशीन चल रही है चीफ सेक्रेटरी के थ्रू। तो ये जो नया सिस्टम है जो मुल्क के अंदर वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विजन बाहर का इतना ज़बरदस्त है, मुल्क के अंदर का विजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मेरा ख्याल है कि आप इसके ऊपर कमेंट करें कोहिस्तानी साहब कि क्या इमरान खान साहब के विजन से आपको नज़र आ रहा है? आप असम्बली में होते हैं, बात करते हैं, मुसलसल इस सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं इमरान खान साहब पाकिस्तान को? देखो, तकरीरें करने से मुल्क नहीं चलेगा, बड़ी बड़ी बातें करने से भी मुल्क नहीं चलेगा। मियाँ साहब भी करते थे, मियाँ साहब करने से, मियाँ साहब ने करके भी दिखाया। जो बात करते थे उसको पूरा करते थे, उसका विज़न था, उसका विज़न नज़र आ रहा है। जो आपने बात पहले की कि ये आप जाके हज़ारा मोटरवे देखें, अगर सियाह आ जा रहे हैं तो काम आप सारे आपको जो है कराची हैदराबाद मोटरवे मियाँ साहब बना के गए, देखिए आपने? बिल्कुल बिल्कुल आप जाते हैं उस पे? बिल्कुल, आप मोटरवे देखा है वो? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है। उसमें सिंध के साथ मियाँ साहब क्या करके गए? कमी पेशी है, मगर सखर मुल्तान कमी पेशी नहीं, आपने उसको हाईवे को तख्ती लगा के चले गए मियाँ साहब। सखर मुल्तान सिंध के लोगों के साथ तो चूना लगा के चले गए मियाँ साहब। सखर मुल्तान मोटरवे पे, सखर मुल्तान मोटरवे तो भी बनी है ना, सखर मुल्तान। और कराची हैदराबाद मोटरवे जो बना है, उससे मैंने जो आपने मेरी स्पीच भी चलाई, ये जमीन भी सोना अभी स्पीच में आपकी चलाता हूं, अभी स्पीच में वज़ीर आज़म पे आता हूं। एक मिनट रुके, मैं आपकी स्पीच पे चलाता हूं, लेकिन मेरे साथ ब्यूरो चीफ हमारे पेशावर के उमैर यासिर साहब मौजूद हैं। उमैर यासिर साहब, ये 3 इस्तीफे, एक यानी कि हैट्रिक कर दी, वज़ीर आला ने 3 अहम वज़रा को फारिग कर दिया, ऐसा क्या मामला है? ये मामला तो काफी अरसे से ये चल रहा था, और पिछले 4-5 दिनों में मीडिया पे ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है। तो जो वजीर आज फारिग हुए हैं आतिफ खान और शहराम खान, इनके तो इनके जो इख्तिलाफात थे वज़ीर आला महमूद खान से, वो काफ़ी अरसे से थे। जिस वक्त 2018 के इंतखाबात हुए थे, तो उसमें चूँकि आतिफ खान एक मजबूत उम्मीदवार थे वज़ारत आला के लिए, लेकिन वो फैसला क्योंकि उनकी तवक्को के खिलाफ हुआ था, तो उनके इख्तिलाफात का जो सिलसिला ये फैसला किसने किया? 3 लोगों को, 3 वज़रा को, अहम लोगों को जो है काबिने से बाहर, ये वज़ीर आला का है या इमरान खान साहब ने हिदायत दी? ये फैसला कल जो इमरान खान साहब और वज़ीर आला महमूद खान साहब की मुलाकात हुई है, ये फैसला उसमें हो गया था, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान साहब ने 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, जैसे क्रिकेट में करते थे ना, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, टीम से फारिग, टीम कर दिया। ये गवर्नेंस मैनेजमेंट का जो तरीक़ेकार है इमरान खान साहब का, वफाक से बैठ के KP को चलाने का, वफाक से बैठ के पंजाब को चलाने का, फिर वफाक से बैठ के बलूचिस्तान को भी चलाने का, जहाँ से वो चला रहे हैं वो तीनों सूबों के अंदर गड़बड़ है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही। कल वो कराची आ रहे हैं, मैं आपको इस ब्रेक के बाद, छोटा सा मुख्तसर सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊँगा कोहिस्तानी साहब ने नेशनल असम्बली के अंदर एक तकरीर की। वो तकरीर क्या थी? कब्ज़ों से मुतालिक बात कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे कब्ज़ों से मुतालिक। और दूसरा एक और बहरान है कराची में, सिंध में पुलिस, अगला IG क्या होगा, कल इसका फैसला होने जा रहा है। लेकिन 2 वो कौन से कैंडिडेट हैं जिनके दरमियान टफ है? CM मुराद अली शाह चाहते हैं कि किसको IG सिंध बना देना चाहिए, इमरान खान साहब कल फैसला करेंगे। मैं आपको तफसीलात बताता हूँ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध के अंदर गवर्नेंस मैनेजमेंट के बहुत मसाइल हैं, करप्शन की बात आए दिन आती रहती है, और सिंध का कोई महकमा पाकिस्तान की तरह और दीगर सूबों की तरह कोई भी महकमा ऐसा नहीं है जहां पर रिश्वत दिए बगैर कोई काम हो जाए, कोई महकमा नहीं है। और इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, इसको पकड़ा भी जा सकता है, मुझे कोर्ट भी ले जाया जा सकता है। मैं बहुत रिकॉर्ड पर यह बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा महकमा नहीं है जहाँ पर बग़ैर पैसे दिए कोई काम हो। एक और मामला है, वो है कब्ज़ों का, सरकारी सतहों पर कब्ज़े हो रहे हैं। चंद रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून के बहुत अहम रहनुमा MNA, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की। खेल दास कोहिस्तानी साहब मेरे साथ बैठे हुए भी, उन्होंने तकरीर क्या की, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। कौमी असम्बली में उन्होंने क्या कहा, फिर आज इनसे पूछेंगे इन्होंने ये कहा कैसे, सुनिए। मैं एक अहम इशू जो है वहाँ हमारा जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में, उसकी तवज्जो आपके ऐवान को मबजूल कराना चाहता हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने
कराची हैदराबाद मोटरवे बनाया, उसके साथ इस साबका गवर्नमेंट ने सीपेक जैसा अजीम मंसूबा वो भी आया पाकिस्तान में। तो उसके बाद जामशोरों की जो ज़मीन थी डिस्ट्रिक्ट की वो सोना हो गई है। ज़मीनों पे और जो मुकामी लोग हैं, गरीब लोग हैं वहाँ के, उनकी ज़मीनों पे उनकी आंख लगी हुई है, क्योंकि बहुत सी कीमती ज़मीन हो गई है मोटरवे बनने के बाद। और अब ये हैदराबाद कराची जुड़वा शहर बनने जा रहा है। सर हम तरक्की के मुखालिफ नहीं हैं, नए शहर भी बनने चाहिए, नई हाउसिंग सोसाइटी भी बननी चाहिए। मैंने खुद अपना घर उधर बनाया लिया है प्लॉट, मगर वहाँ के जो अवाम है मुकामी जामशोरों की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात है वो एक हफ्ते से बल्कि 15 दिन से जामशोर डिस्ट्रिक्ट की अवाम एहतजाज कर रही है कि उनकी ज़मीनों को बिल्डर माफिया कब्ज़े की सूरत में या किसी दादागिरी की सूरत में ज़मीनों को कब्ज़ा किया जा रहा है। पूरे टाउन जो है ना वो लिए जा रहे हैं। कौमी असम्बली के अंदर तकरीर करते हैं कोहिस्तानी साहब और कहते हैं कि जामशोरों के अंदर माफिया कब्जे कर रहा है। कौन कब्जे कर रहा है भाई? देखिए फैसल भाई, ये इतनी माफिया जो पावरफुल है पाकिस्तान में, जो जिस मौजू पे मैंने बात की और उन पे ज़मीनें ली गई, सरकारी बंदर बाट हुई, फिर आपने देखा कि कोर्ट में वो सारा मामला हुआ, पैसे लिए गए। किसने लिए? बेरा टाउन ने। उसके जामशोर में भी ले रहे हैं क्या ये? नहीं, पहले मलीर से आगाज़ हुआ है ना, तो उसके केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में भी चला, वो पैसे भी उन्होंने भरे। अभी जामशोर में कौन कब्जे कर रहा है? अभी मैं आ रहा हूँ उस पर। तो आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर ने, इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा अपने मुशीरान को कि भाई इस मौजू पे बात ना करें, ये लोग इतने पावरफुल हैं। तो अब जो है ये मलीर से कहानी निकल कर जामशोरों की तरफ बढ़ रही है। जामशोरों डिस्ट्रिक्ट और ये हैदराबाद और कराची में कब्जे करने वाले वही हैं जो मलीर में कब्जे करने वाले। मतलब बहुत से ग्रुप हैं। मेरे पास एक कराची के सबसे बड़े क्राइम रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं, शुएब बर्नी साहब। शुएब बर्नी साहब, मुझे दो चीजें बताइए। कब्जे करने वाले, तकरीर कर दी इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर, यहाँ बैठ के भी कह रहे हैं वही कब्जे करने वाले जो मलीर में करने वाले वही जामशोरों में कब्जे कर रहे हैं। एक तो इस चीज के बारे में बताइए। दूसरा ये बताइए कि IG सिंध कलीम इमाम क्या मसला है? AD ख्वाजा साहब का क्या मसला था? कलीम इमाम साहब फारिग हो गए, जा रहे हैं, कल मुश्ताक मेहर बन रहे हैं या गुलाम कादिर थेबो बन रहे हैं या कोई और बन रहा है? क्या चक्कर क्या है? कौन बनेगा IG? लेकिन कब्जों वाली बात के साथ साथ बताइए। देखें, कब्ज़ों वाली बात जो है वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जो मौजूदा IG सिंध हैं कलीम इमाम साहब, वो भी ये कहते हैं कि मैं अपनी पुलिस को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा कब्ज़ा करने के लिए, उनसे जो उनके किसान होते हैं उन पर ग़ुलामी करवाने के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। और इसकी मिसाल है जिस तरह से SSP इजाज शेख का नाम आया, उनके हवाले से IG सिंध ने कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत ने कहा कि नहीं, ये आपको यही मिलेंगे और इन्हीं के साथ काम करना है। IG सिंध ने इस अपने पिछले 1 साल के दौरान कराची पुलिस के और सिंध पुलिस के 16 SSPs के नाम लिखे। उन्होंने कहा कि ये जो हैं जराइम में मुलव्विस हैं, सरपरस्ती। कलीम इमाम ने कहा कि 16 SSPs जराइम में मुलव्विस है। कलीम इमाम ने कहा ये बिल्कुल IG सिंध ने ये कहा, ये रिपोर्ट है, और उन्होंने कहा कि ये हम मुझे नहीं चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। सिर्फ SSP ईस्ट एक जो यूसुफ ठेला वाले का जो बयान जिन्होंने, चले वापस आते हैं इस पॉइंट पे आते हैं। चलें ये बताइए कि जो थेबो साहब हैं, गुलाम कादिर थेबो और दूसरे मुश्ताक मेहर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती है कि गुलाम कादिर थेबो या मुश्ताक मेहर को IG सिंध बना दिया जाए। आप क्या समझते हैं? कल इमरान खान साहब से मुराद अली शाह साहब की जो मुलाकात है, कलीम इमाम साहब का कल लास्ट डे है, गुलाम कादिर थेबो बनेंगे या मुश्ताक मेहर बनेंगे या कोई और IG बनेगा? देखें, सिंध ने जो 5 लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट भेजी उसमें सबसे ऊपर नाम गुलाम कादिर थेबो साहब का है। और एक्सपीरियंस के हिसाब से गुलाम कादिर थेबो साहब 1985 में सर्विस में शामिल हुए थे, यानी उनका एक्सपीरियंस 34 साल का है। वो इस साल जुलाई में रिटायर हो रहे हैं और वो 3 दफ़ा कराची पुलिस चीफ रह चुके हैं, एडिशनल IG CTD रह चुके हैं, ट्रैफिक पुलिस में सर्व कर चुके हैं, इस वक्त एंटी नार्कोटिक फोर्स में है और इस्लामाबाद में उनकी पोस्टिंग है। इस वक्त सबसे सीनियर आदमी इस लिस्ट में कौन है? गुलाम कादिर थेबो सबसे सीनियर है, मुश्ताक मेहर सीनियर है या कोई और ऑफिसर सीनियर? इस वक्त जो ये जो 5 पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो IG सिंध की रिकमेंडेशन हुई है, इसमें गुलाम कादिर थेबो वो शख्स हैं जो कि 34 साल उनकी सर्विस बनती है। और तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर तरीन आदमी को चाहती है कि वो IG सिंध हो जाएं। पीपल्स पार्टी की इस वक्त डिमांड मेरे ख्याल है मेरिट के मुताबिक है, थेबो साहब उसको पूरा करते हैं, तो वफाक थेबो साहब को लगाने में इनकार क्यों करेगा या क्यों कर सकता है?
वफाक का ये मौक़िफ़ है कि उनको ग्रेड 22 का अफसर चाहिए। वो कहते हैं कि ग्रेड 22 का आईजी हो, जो कि आईजी के प्रोटोकॉल के मुताबिक आईजी की जो पोस्ट है वो 22 ग्रेड का अफसर होना चाहिए। लेकिन इस वक्त केपी में भी 21 ग्रेड के सनाउल्लाह बासी साहब जो हैं वो 21 ग्रेड के हैं। इसी तरह पंजाब के आईजी भी जो हैं 21 ग्रेड के हैं। अब ये अगर 22वें ग्रेड की बात होती है तो मुश्ताक मेहर साहब वो पुलिस ऑफिसर होंगे जो कि 22 ग्रेड में इस 5 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। जो बाकी कामरान फजल साहब हैं, सनाउल्लाह बासी साहब हैं और जो दीगर इनाम गनी साहब हैं वो भी तमाम 21 ग्रेड के हैं। गुलाम कादिर थेबो साहब का ये कहना है कि वो भी 21 ग्रेड में है और उनकी रिटायरमेंट करीब है। सीनियरिटी लिस्ट जो 2 दफ़ा सिंध की हुकूमत ने भेजी है, एक 20 तारीख को भेजी थी जिसमें 3 लोगों के नाम थे, उसमें भी थेबो साहब नंबर 1 पे थे। एक 22 तारीख को उसमें अमेंडमेंट करने के बाद भेजी गई, 5 रुकनी नाम हुए, उसमें भी थेबो साहब नंबर 1 पे ही हैं। तो इम्कान यही है कि सनाउल्लाह बासी साहब, थेबो साहब या मुश्ताक मेहर, इन तीनों में से कोई सिंध का आईजी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी साहब, बहुत बहुत। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल फैसला होना है कि सिंध का आईजी कौन होगा, गुलाम कादिर थेबो या मुश्ताक मेहर। वज़ीर आला चाहते हैं कि उन्हें वो आईजी दिया जाए जो सिंध के मामला को क्लियरिटी के साथ लेकर चले और मसाइल को हल करे। तो गुलाम कादिर थेबो साहब की जानिब कल पुश किया जाएगा। मुराद अली शाह साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलकर ये कहेंगे कि गुलाम कादिर थेबो साहब को सिंध का नया आईजी बना दिया जाए। प्रोग्राम में ख़त्म करो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।